प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT ज्योग्राफी क्लास 12 और चैप्टर 12 को पढ़ेंगे। और हमारे चैप्टर का नेम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चयनित मुद्दे हैं और उसकी क्या समस्याएं, इसको देखेंगे इस चैप्टर में। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषकों के परिवहित एवं विस्तृत होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण: बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत बड़ा निम्नीकरण हुआ है। नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस तरह वह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती। बहिस्राव को काटते हुए नई दिल्ली से संलग्न अति प्रदूषित यमुना नदी पर झाग की व्यापक पर्त के बीच नौका चलायन आप देख सकते हैं। यमुना नदी पर कैसे ये झाग है, ना कि ये बर्फ़ है। कैसे कितना गंदा हो चुका है वाटर, यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा है इस पिक्चर में। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों, अपरदन, भूसंकलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशु के सड़ने गलने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है, तथापि मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण है। मानव जल को उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। इन क्रियाकलापों में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक है। प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत। वायु प्रदूषण: सल्फर के ऑक्साइड SO2 और SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डिहाइड्स, एस्बेस्टोस एवं बेरिलियम। अब प्रदूषण के स्रोत क्या है? कोयले, पेट्रोल व डीजल का दहन, जलना, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान, वाहित मल जल, जलमल निपटान आदि। जल प्रदूषण: बदबू, घुलित एवं निलंबित ठोस कण, अमोनिया तथा यूरिया, नाइट्रेट एवं नाइट्राइट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, तेल एवं ग्रीस, चिकनाई, कीटनाशकों एवं पीड़कनाशियों के अवशेष, टैनिन, कॉलीफॉर्म, MPM, जीवाणुगणना, सल्फेट्स एवं सल्फाइड्स, भारी धातुएं जैसे कि सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि रेडियोधर्मी पदार्थ, तत्व। और इसके प्रदूषण के स्रोत क्या है देख लीजिए। वहित मल निपटान, नगरीय वाही जल, उद्योग के विषाक्त कृषित भूमि के ऊपर से बहता जल, बहिस्राव तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। भू प्रदूषण: मानव एवं पशु मलादि, विषाणु तथा जीवाणु तथा रोगवाहक विरलन, कीटनाशक एवं उर्वरक अवशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ। अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, पीड़कनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग। ध्वनि प्रदूषण: सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर, वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ, औद्योगिक प्रक्रम तथा विज्ञापन मीडिया। उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अवशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होता है। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में अथवा झीलों आदि से में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों तथा अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं, जो इन जलों में रहने वाली जैव प्रणाली को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग चमड़ा, लुगदी व कागज वस्त्र तथा रसायन है। आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि अकार्बनिक
उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि भी प्रदूषण उत्पादन करने वाले घटक हैं। इन रसायनों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है। यह सभी रसायन जल के माध्यम में जमीन में स्रवित होते हुए भूजल तक पहुँच जाते हैं। उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले व पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल प्रदूषण का कारण है। भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत संदूषित हो चुके हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं है। यहाँ पे गंगा एवं यमुना नदियों में प्रदूषण के स्रोत को देख लेते हैं। नदी एवं राज्य: गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल। कानपुर का अनुप्रवाह, वाराणसी का अनुप्रवाह, फरक्का बांध। प्रदूषण की प्रकृति: कानपुर जैसे नगरों से औद्योगिक प्रदूषण, नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट, नदी में लाशों का विसर्जन। मुख्य प्रदूषक: कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना तथा कोलकाता जैसे नगर घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त करते हैं। और यमुना को देख लेते हैं। दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश: दिल्ली के से चंबल के मिलन तक, मथुरा व आगरा। हरियाणा व उत्तर प्रदेश द्वारा पानी का सिंचाई हेतु निर्गमन। कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह। दिल्ली का घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का नदी में प्रवाहित। दिल्ली का अपने घरेलू अपशिष्ट को नदी में डालना। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत होता है। संदूषित जल के उपयोग के कारण प्रायः दस्त, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं। यद्यपि नदी प्रदूषण सभी नदियों से संबंधित है, लेकिन गंगा नदी, जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से होकर बहती है, का प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय है। गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था। वर्तमान नमामि गंगे कार्यक्रम इसी से संबंधित है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया है: शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, नदियों का विकास, नदी के किनारे पर वनीकरण जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो, नदियों के तल की सफाई। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना। नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो। इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करना। वायु प्रदूषण: वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि व उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा तथा एस्बेस्टास को निर्मुक्त करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर कोहरा, जिसे शहरी ध्रुव कोहरा कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में pH का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव कम होता है। ध्वनि प्रदूषण: विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है।
विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक और असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी अन्वेषणों के चलते हाल के वर्षों में यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़-फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि है। इनमें सायरन, लाउडस्पीकर, फेरी वाले तथा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाली आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है। स्तर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। पंचपटमलाई बॉक्साइट खान में ध्वनि प्रदूषण की जांच। नगरीय अपशिष्ट निपटान। नगरीय क्षेत्रों को प्रायः अति संकुल, भीड़-भाड़ तथा तीव्रवर्ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और उसके परिणामस्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। ठोस अपशिष्टों के द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियां शामिल की जाती है, जैसे कि जंग लगे पीने, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन की थैलियाँ, रद्दी कागज़, राख, फ्लॉपियाँ, सीडी आदि का भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। इस त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी एवं कबाड़ आदि कहते हैं, जिनका दो स्रोतों से निपटान होता है: घरेलू प्रतिष्ठानों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्तर पर डाला जाता है, जबकि औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों के कचरा का संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाएं नगर पालिकाओं के द्वारा निचली सतह के सार्वजनिक जमीन गड्ढों पर निस्तारित किया जाता है। कारखानों, विद्युत गृहों तथा भवन निर्माण या विध्वंसक से भारी मात्रा में नकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू, मक्खियों एवं कृंतकों जैसे चूहे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार, गलघोटू यानी कि डिप्थीरिया, दस्त तथा हैजा, पड़ा आदि। इसके साथ ही यह कूड़ा कचरा अक्सर क्लेश पैदा करते हैं। जब कभी भी इसकी लापरवाही से निपटान किया जाता है तो यह हवा से फैलने एवं बरसाती पानी से छितरने के कारण परेशानी का कारण बनता है। दौराला में पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य के संरक्षण का एक अनुकरणीय उदाहरण केस अध्ययन। प्रदूषक भोगता है के वैश्विक नियम के आधार पर मेरठ के निकट दौराला में लोगों की प्रतिभागिता के सहारे पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया है। मेरठ के एक गैर सरकारी संगठन द्वारा पारिस्थितिकी पुनर्भरण के एक मॉडल की रचना के 3 वर्ष बाद परिणाम आने आरंभ हो गए। दौराला स्थित उद्योग के पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अन्य पर्णधारियों की मेरठ में हुई मीटिंग में परिणाम सामने आए। लोगों के शक्तिशाली तर्कों, प्रामाणिक अध्ययनों और दबाव ने इस गांव के 12,000 निवासियों को एक नया जीवन दान दिया है। यह सन 2003 की बात है, जब दौराला वासियों की दयनीय दशा ने एक जनहित सभा सिविल सोसाइटी का ध्यान आकर्षित किया। 12,000 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव का भूजल भारी धातुओं के संपर्क से संदूषित हो चुका था। इसका कारण यह था कि दौराला के उद्योगों के अनुपचारित अपशिष्ट जल का भूजल स्तर में निक्षालन हो रहा था। एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य स्तर संबंधी सर्वेक्षण किया और एक रिपोर्ट बनाई। उस संगठन, ग्रामीण समुदाय और जनप्रतिनिधियों ने आपस में बैठकर उन समस्याओं के टिकाऊ समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उद्योगपतियों ने पारिस्थितिकी की गिरती दशा को नियंत्रित करने में गहरी रुचि दिखाई। गांव की ऊपरली टंकी की क्षमता बढ़ाई गई और समुदाय को पीने के योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए 900 मीटर की अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई गई। गांव के गाद युक्त तालाब को साफ किया गया और इसे गाद विमुक्त करके पुनः जल से भर दिया गया। बड़ी मात्रा में गाद को हटाकर अधिक मात्रा में जल का मार्ग प्रशस्त किया गया तथा जल वृत्तों में जल पुनः भरा जाए।
जगह जगह वर्षा जल संग्रहण की संस्थाएं बनाई गई, जिनसे मानसून के पश्चात भू जल के संदूषण में कमी आई। 1000 वृक्षों की लगाए गए, जिनसे पर्यावरण का संवर्धन हुआ। नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संग्रहण से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है। नगर आधारित उद्योगों तथा अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण से अनुप्रवाह में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है, लेकिन देश के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में किया जाता है 90% को, लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का 30% से 50% कचरा बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे, खुली जगहों पर तथा बढ़ती ज़मीनों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं। इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने व कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनुपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैस छोड़ते हैं, जिनमें मीथेन गैस भी शामिल है। हम क्या फेंकते हैं और क्यों? हमारा कचरा कहाँ जाकर समाप्त होता है? अपशिष्ट यानी कि कचरा। रद्दी बीनने वाले बच्चे कचरा को क्यों खंगालते हैं? क्या इसका कुछ मूल्य होता है? क्या हमारा नगरीय अपशिष्ट उपयोगी है? माहिम, मुंबई में नगरीय अपशिष्ट का एक दृश्य। ग्रामीण शहरी प्रवास। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का असंतुलित प्रारूप। क्या आप जानते हैं, वर्तमान समय में विश्व की 6 अरब जनसंख्या में से 47% जनसंख्या नगरों में रहती है और निकट भविष्य में इसमें और अधिक जुड़ जाएंगे। इसका अनुपात का 2008 तक 50% तक पहुंचने का अनुमान है। ये सरकारें दावा बनाएंगे कि वे जीवन की वांछित गुणवत्ता के लिए इष्टतम अवसंरचना के साथ नगरीय क्षेत्रों को जीने के लिए बेहतर स्थान बनाएं। 2050 तक विश्व की अनुमानित 2/3 जनसंख्या नगरों में रह रही होगी, जो क्षेत्र की अवसंरचना और नगरों के संसाधनों पर और अधिक दबाव डालेगी। यह दबाव स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपराधिक समस्याओं तथा नगरीय गरीबी के रूप में व्यक्त होगा। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि एक प्राकृतिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप, जब मृत्यु दर की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक हो, निवल और प्रवास, जहाँ बाहर जाने वालों की अपेक्षा आने वाले अधिक हो, और कभी कभी नगरीय क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण, जिसमें आसपास की ग्रामीण जनसंख्या को शामिल कर लिया जाता है, के कारण बढ़ती है। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई है और इसमें से 29% जनसंख्या ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास किया है। भारत में नगरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, चूँकि छोटे एवं मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं। गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंचते हैं। इस विषय पर बेहतर समझ बनाने हेतु नीचे एक अध्ययन दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। केस अध्ययन। रमेश अनुबंध के आधार पर तलचर, उड़ीसा का कोयला क्षेत्र में निर्माण स्थल पर पिछले 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। वह अपने ठेकेदार के साथ साथ देश भर में विभिन्न जगहों जैसे कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर आदि नगरों में जाता है। वह प्रतिवर्ष अपने पैतृक गांव में पिता के पास 20,000 रुपये भेजता है, उसके द्वारा भेजे गए पैसे मुख्यतः दैनिक उपभोग, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई आदि पर खर्च होता है। कुछ पैसे कृषि जमीन की खरीद तथा
घरों के निर्माण पर भी खर्च होता है। रमेश के परिवार के रहन सहन का स्तर सार्थक रूप से सुधरा है। 15 वर्ष पहले हालात ऐसे नहीं थे। परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उनके 3 भाई और उनके परिवार में 3 एकड़ भूमि पर निर्भर थे। परिवार बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश को अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में छोड़नी पड़ी। शादी के बाद तो वह और भी कठिन परिस्थितियों में घिर गया। इस समय रमेश अपने गांव के कुछ सफल प्रवासियों से प्रभावित हुआ जो लुधियाना में काम कर रहे थे और गांव में अपने परिवारों को पैसे और उपभोक्ता वस्तुएं भेजकर पाल पोस रहे थे। इस तरह परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर वह अपने मित्र के साथ पंजाब चला आया। उसने 1988 में लुधियाना की एक ऊन फैक्ट्री में 20 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर 6 माह तक काम किया। अपने इस अल्प आय से व्यक्तिगत खर्चों का इंतजाम कर पाने की मुश्किल के साथ साथ उसे नई संस्कृति और पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से सूरत, गुजरात में काम करने का निर्णय लिया। सूरत में उसने वेल्डिंग के कार्य करने का कौशल सीखा और इसके बाद वह उसी ठेकेदार के साथ अलग अलग जगहों पर जाता रहता है। हालांकि रमेश के गांव में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, परंतु उसे अपने से दूर रहने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और स्थानांतरणीय है। क्या आपने कोई गंदी बस्ती देखी है? अपने शहर की किसी गंदी बस्ती में जाएं और वहां रहने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में लिखें। धारावी, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती स्लम। बसें सिर्फ बस्ती की परिधि से गुजरती है। ऑटो रिक्शा अपवाद स्वरूप भी उसके अंदर नहीं जा सकते। धारावी केंद्रीय मुंबई का एक हिस्सा है जहां 3 पहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है। इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है। इसे नाइटी फूट रोड के गलत नाम से जाना जाता है, जो अपनी चौड़ाई में घटकर आधे से कम रह गई है। कुछ एक गलियां, एक पगडंडियां इतनी संकरी है कि वहां से एक साइकिल का गुजरना भी मुश्किल है। समूची बस्ती अस्थायी निर्माण के भवन है जो कि 2 से 3 मंजिल ऊंची है तथा उनमें जंग लगी लोहे की सीढ़ियां ऊपर को जाती है, जहां एक ही कमरे को किराए पर लेकर पूरा परिवार रहता है और कई बार तो यहाँ एक कमरे में 10 से 12 लोग रहते हुए देखे जा सकते हैं। यह एक प्रकार से विक्टोरिया लंदन के पूर्वी सिरे की औद्योगिक इकाइयों का उत्कट अनुवर्त संस्करण है जैसा है, लेकिन धारावी बहुत ही निराशाजनक रहस्यों का पालक है। अपेक्षाकृत धनाढ्य मुंबई के निर्माण में इसकी भूमिका है। यहाँ पर छाया रहित स्थान, वृक्ष रहित सूर्य की रोशनी, असंगठित कचरा, गंदे पानी के ठहरे हुए गड्ढे, जहाँ केवल अमानवीय प्राणी जैसे काले कौओं और लंबे भूरे चूहे के साथ साथ कुछ सर्वाधिक सुंदरतापूर्ण तथा भारत में निर्मित मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। धारावी से मृत्तिका शिल्प, सिरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन, कसीदाकारी एवं जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम, उच्च फैशन वस्त्र आदि, महीन पिरवा, धातु, रौंट मेटल का कार्य, उत्कृष्ट आभूषण सेट, लकड़ी की पिचकारी तथा फर्नीचर आदि भारत एवं दुनिया भर के धनाढ्य के घरों तक जाता है। धारावी वस्तुतः सागर का एक हिस्सा है जो कि व्यापार के रूप से कचरे से भरी जगह पर है, जिसे कचरा मुख्यतः यहाँ पर रहने के लिए आने वाले लोगों द्वारा उत्पादित किया गया था, जो अधिकतर अनुसूचित जाति और गरीब मुसलमान आदि थे। यहाँ नालीदार चादरों से बनी 20 मीटर ऊंची जगह भवन इधर उधर असंबद्ध पड़ी हैं, जिनमें खाल एवं चमड़ा शोधन के कार्य होते हैं। यहाँ पर खुशी का हिस्सा यह है कि सभी जगह पूरा कचरा छितराया होता है। टिप्पणी: विकासशील देशों में रमेश जैसे गरीब, अर्धशिक्षित एवं
अकुशल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से प्रायः शहरी क्षेत्रों के असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के छोटे मोटे धंधे परिवार का पोषण करने के लिए प्रवास करते रहते हैं। चूँकि गंतव्य स्थान पर मजदूरी काफ़ी कम होती है, इसीलिए पत्नियों को गांव में बच्चों और बड़ों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। गंदी बस्तियों की समस्याएं। नगरीय या नगरीय केंद्र की अवधारणा को ग्रामीण से विभेदित करने के लिए आवासीय भूगोल में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में आप पहले ही इस पुस्तक के कुछ अध्याय में पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि इस अवधारणा को विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। नगरीय एवं अनगरीय बस्तियां अपने प्रकारों से भिन्न होती हैं और कई बार वे दूसरे के पूरक होती हैं। इन सब के बावजूद ये नगरीय और नगरीय क्षेत्र दो भिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी वातावरण में विकसित हुई है। भारत, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और इसकी 2011 में लगभग 59% जनसंख्या ग्रामीण है, जहां गांव को महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र माना था, वहां अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी वे गरीब है और प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। यहाँ पर अधिकतर ग्राम प्रमुख नगरीय रोड के पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हुए इनके परिशिष्ट के रूप में विद्यमान है। इससे ऐसा लगता है कि नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अवैधिकृत एवं एक रूप इकाइयाँ हैं, जिसके विपरीत भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतकों के किसी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। सबसे भी ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियाँ हैं, जिनमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं, पार्कों, उपवनों तथा सुविकसित हरी पट्टियाँ, खेल के मैदान एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रावधान व्यक्तिगता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय संरचना है। दूसरे छोर पर झुकी बस्ती, गंदी बस्तियाँ, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ा, या वे ऊंचे किराए और ज़मीन की महंगी कीमत के कारण उन पर अच्छे आवासों में नहीं रह पाते। वे लोग पर्यावरण दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा करते रहते हैं। गंदी बस्तियाँ न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव तथा पेयजल, प्रकाश तथा शौच सुविधाएं जैसी आधारभूत आवश्यक चीज़ों का अभाव पाया जाता है। खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी संकरी सड़कें, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्याएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरों के नवीकरण का एक हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया है। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं और इन्हें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर सकते। गरीबी उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। गंदी बस्तियों के निवासियों के बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित क्यों रह जाते हैं? भू निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं, वरन इसकी गुणवत्ता भी कभी भी इसका कारण है। मृदा अपरदन, लवणता तथा भूक्षारता से भू निम्नीकरण होता है। भू उर्वरकता के अप्रबंधन के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर क्या स्थिति होगी? भू निम्नीकरण होगा तथा उत्पादकता में कमी आएगी। भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है। यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियाँ व्यर्थ भूमि नहीं है, लेकिन अनियंत्रित प्रक्रियाएं इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती है। भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है। ये प्रक्रियाएं प्राकृतिक तथा मानव जनित है। भारतीय दूर संवेदन संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है और इन प्रक्रियाओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक खड़, मरुस्थलीय या तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र। ये मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा गठित हुई है।
प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि भूमियों में जलाक्रांत व दलदली क्षेत्र, लवणता व क्षारता से प्रभावित भूमियाँ, झाड़ी सहित व झाड़ियों रहित भूमियाँ आदि सम्मिलित है। कुछ अन्य निम्न कोटि भूमियाँ भी हैं, जैसे स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र, रोपण कृषि जनित, क्षरित वन, क्षरित चारागाह तथा खनन व औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र, जो मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि के अयोग्य हुई है। तालिका 12.3 से यह प्रदर्शित है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा अधिक व्यर्थ भूमि का विस्तार हुआ है। केस अध्ययन। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के अति पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। यह वास्तव में हमारे देश के सर्वाधिक 5 पिछड़े जिलों में से एक है। जनजातीय जनसंख्या विशेषता भील का उच्च सांद्रण इसकी विशेषता है। लोग गरीबी के कारण कष्ट झेल रहे हैं और यह गरीबी जंगल एवं भूमि दोनों संसाधनों के उच्च दर से निम्नीकरण के कारण प्रबलित हो गई है। यहाँ भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों ही से जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम फंड अनुदानित है, जिन्हें झाबुआ जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। यह निम्नीकरण को रोकने तथा भूमि की गुणवत्ता को सुधारने में सफल सिद्ध होगा। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम भूमि, जल तथा वनस्पतियों के बीच संबद्धता को पहचानता है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता से लोगों के आजीविका को सुधारने का प्रयास करता है। पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधि प्राप्त राजीव गांधी मिशन द्वारा क्रियान्वित जल संभरण प्रबंधन ने अकेले झाबुआ जिले की लगभग 20% भूमि का उपचार किया है। झाबुआ जिले का पेटला वार्ड विकासखंड जिले के सर्वाधिक उत्तरी छोर पर स्थित है तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी तथा जल संभरण प्रबंधन हेतु समुदाय की प्रतिभागिता का सफल और रोचक प्रकरण प्रस्तुत करता है। पेटला वार्ड विकासखंड के भील कारावत गांव के शतरुंडी बस्ती समुदाय ने अपना स्वयं का प्रयास करके विस्तृत भागों के साझी संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित किया है। प्रत्येक परिवार ने साझी संपदा में एक पेड़ लगाया और उसे अनुरक्षित किया। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार ने चारागाह भूमि पर चारा घास को बोया और कम से कम 2 वर्षों तक इसकी सामाजिक घेराबंदी। इसके बाद भी उनका कहना था कि इन जमीनों पर कोई खुली चराई नहीं होगी और पशुओं की आहार पूर्ति हेतु नाद बनाए जाएंगे, और इस प्रकार से उन्हें यकीन था कि जो चारागाह उन्हें विकसित किए हैं वे भविष्य में उनके पशुओं का सतत पोषण करते रहेंगे। इस अनुभव का एक रोचक पक्ष यह है कि समुदाय इस चारागाह प्रबंधन प्रक्रिया की शुरुआत करते ही इससे पहले ही पड़ोसी गांव के एक निवासी ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। गांव वालों ने तहसीलदार को बुलाया और साझी जमीन पर अपने अधिकारों को सुनिश्चित कराया। इस अनुवर्ती संघर्ष को गांव वालों द्वारा सुलझाया गया, जिसके लिए उन्होंने साझी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दोषी को अपने प्रयोक्ता समूह की सदस्य बनाकर उसे साझी चारागाह भूमि की हरियाली से लाभांश देना आरंभ किया। साझी संपदा संसाधन के बारे में भूमि संसाधन एवं कृषि वाले अध्याय को देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।